नमस्कार साथियों। गाहे बगाहे आम भाषा में भी आप लोग अक्सर एक शब्द से अक्सर परिचित होते होंगे कि विदेशी फंडिंग मिलती है। और देखा जाए तो 1976 से 2026 तक में 50 वर्षों के इतिहास में ऐसे कई कारनामे हुए हैं, ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जहां इस विदेशी फंडिंग का भी संबंध रहा है। आपने देखा होगा इस विदेशी फंडिंग का पूरा सच क्या है, एफसीआरए बिल क्या है, एफसीआरए एक्ट क्या है। आइए आज इस वीडियो में आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी इंस्पायर हब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो पर अगले कुछ मिनट तक ताकि आप बहुत डीप तरीके से समझ पाएं कि वास्तव में एफसीआरए बिल क्या है। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में सड़क से लेकर संसद तक, सिविल सोसाइटी से लेकर के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड तक और कई तरह के विदेशी, खासतौर से यूरोपियन यूनियन और आपका अमेरिका, साथ साथ कुछ गल्फ कंट्रीज के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और आप देखते होंगे बहुत हद तक जो है खासतौर से कुछ एनजीओस जिनका संबंध खासतौर से मिशनरी से है, वो काफी इस मामले को लेकर के हाईलाइट कर रहे हैं। और कुछ महीनों पहले आप देखे होंगे, पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर आता है तो सीधे भारत के दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, सीधे कलकत्ता की मिशनरीज मिलता है। अपने 4 दिन की यात्रा में वो अपनी कुछ बातें लेकर के आते हैं, सीधे वहां से कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह की बातें हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो एक्ट के पक्ष में है और एक्ट के विपक्ष में है। सरकार की अपनी दलीलें हैं, सिविल सोसाइटी और एनजीओस की अपनी दलीलें हैं। इस संदर्भ में एक शानदार डिस्कशन करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, क्या कमियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अच्छा हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए आप लोग क्या कि जो मैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करूंगा। अभी देखेंगे मानसून सत्र के पहले जून के महीने में भारत के गजट में एफसीआरए को एक्ट बनाने के लिए पेश किया गया था। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये आज की बात नहीं है, ये आपका यहां से यहां तक पहुंचने में इन 50 वर्षों के इतिहास में 1976 में इमरजेंसी लागू होने के बाद आप जानते हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत किया था। इसके बाद 2010 में भी हुआ, 2020 में जो है इसमें अमूलचूल परिवर्तन किए गए। खास तौर से जो एनजीओस को फंडिंग होती है उस फंडिंग का एक बड़ा पार्ट एनजीओ अपने रिसर्चर और अपने जो है एम्प्लॉइज को और जो है इंटेलिजेंट लोगों को कनेक्ट करने में अपनी स्टाफ सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में करता है। यहां से बदलाव शुरू हुआ। 2020 में इसको अमेंडमेंट बिल के रूप में पेश किया गया और अभी 2026 के मानसून सत्र में इसको एक लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट बनाने का प्रावधान किया जा रहा है, जहां सरकार ने 3 नियमावली सूची या 3 धाराएं लेके आई हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं बता दूं मैं आपको। 14 भी है और 16A है और 16B है। ये तीनों धाराएं ही वर्तमान में सारी विवाद की जड़ बनी हुई है। निश्चित रूप से विपक्ष के और जो है एनजीओस के अपने तर्क में भी कुछ बातें हैं जिनको सरकार को चुननी चाहिए, लेकिन सरकार की भी मंशा को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनली या किसी भी मामले में आप जानते हैं भारत एक सोवरेन नेशन है। भारत जो है आप जानते हो इसकी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। 14A बिल क्या है, इसमें यह बताया गया है कि अगर एनजीओस, कुछ विशेष पॉइंट्स हैं डिस्कस में आगे करूंगा, नहीं होते हैं तो स्वतः एनजीओ कंप्लीटली पूरी तरह से क्या बताओ खत्म हो जाएगा। 16A में क्या बोलते हैं बताइए, उस एनजीओ की जो परिसंपत्ति है अनंततः वो सरकार के हाथ में आ जाएगी। और 16B कहता है सरकार अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है यूज करके बाकायदे अपने मकसद से अपने हिसाब से यूज कर सकती है। ये बिल का प्रावधान है। इसी बिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, आसान भाषा में आइए समझते हैं, जिससे आप समझ पाए तर्क और वितर्क, पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने पॉइंट्स क्या हैं। इंटरनेशनल लेवल तक पर भी इसके बारे में चर्चा हो रही है। साथियों बने रहिए वीडियो में, शानदार मैं इस पर आ रहा हूं। देखिए यहां से देखिए, शुरुआत करिएगा आप लोग। क्या किया है लॉजिस्टिक्स और चीजों को पकड़ बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो क्या है, जो भी फॉरेन फंडिंग होगी एनजीओस को, उसमें एनजीओ के जो भी प्राधिकारी होंगे उनका विधिवत आधार कार्ड होगा। दूसरा, भारत में एनजीओ या बाहर से आने वाला फंड किसी भी बैंक में किसी भी स्थान पर नहीं,
केवल संसद भवन के पास एसबीआई की जो मेन ब्रांच है, केवल पैसा वहां ही आएगा, वहां से लेने के बाद आप इसको आगे करेंगे। इस पर भी जो है एनजीओस का अपना पक्ष है लॉजिस्टिक्स के मामले में, कि हम चला रहे हैं कोयंबटूर और मद्रास में, या चला रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, हर काम करने के लिए हमको दिल्ली आना पड़ेगा। इस तरह के पक्ष हैं, इसके अपने काउंटर और हैं। चलिए दूसरी बात बताओ, क्या ये बात हो गई। दूसरा, फंड ट्रांसफर पर रोक, ये क्या है इसको बता दूं मैं आपको। पहले क्या होता था कि जितने बड़े फंड हैं या जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, इनको जब फॉरेन फंडिंग होती थी तो ये अपना काम छोटे छोटे एनजीओज को ट्रांसफर करके अपना काम करवाते थे। इस पर सरकार ने साफ रोक लगा दिया है कि जिसको फंडिंग होगी, जिस रेफरेंस में फंडिंग होगी। अब यहां मैंने एक वर्ड बोला रेफरेंस, कि आखिर सरकार का रेफरेंस क्या है। तो सरकार ने कुल मिलाकर के 5 सेक्शन बनाए हैं। इन 5 सेक्शन में बता दिया है कि इन 5 सेक्शन में कुल 105 डिवीजन किया है। इसी 105 डिवीजन के अंतर्गत ही प्राप्त पैसे को आप खर्च कर सकते हैं। वैसे इस पर लोग बात फालतू कर रहे हैं। इस 105 में जितनी एरिया हो सकती है, सरकार ने सारी एरिया कवर करने का प्रयास किया है। ये कौन कौन से हैं? पहली बात तो धार्मिक है, उसके बाद सांस्कृतिक है, उसके बाद आर्थिक है, फिर शिक्षा है, और उसके बाद क्या बताओ, स्वास्थ्य है। इन 5 में हर में किसी में 19, किसी में 23, ऐसे कई डिवीजन हैं। मैंने बाकायदे स्टडी किया है। मैं बता दूं, जितने कार्य एनजीओस करते हैं सारे कार्य इसमें सम्मिलित हैं। इस पर चर्चा करना ही बेकार है सिरे से। चलिए, ये जो 20% प्रशासनिक सीमा वाला खर्च मामला है, अभी क्या कहते हैं, जितना अगर 100% फंडिंग होगी, तो पहले क्या था, पहले एनजीओस 50% खर्च करते थे, कहां, अपने प्रशासनिक कार्य में। अब क्या है, 80% उनको दिखाना पड़ेगा। कहां के लिए बताइए, बोलिए कहां के लिए, समाज सेवा के लिए। अब यहां ये पॉइंट ऐसा है जहां मुझे लगता है कि विरोध करने वालों के सुर में वास्तव में जान है, इंपैक्ट है और दम भी है। क्यों? क्योंकि वास्तविकता क्या है, बड़े बड़े वर्क्स करने के लिए यहां हमें एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, और हाई सैलरी न मिलने से आप जानते हैं इस वक्त देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा ब्रेन ड्रेन बन गया है। मैं अगली वीडियो ब्रेन ड्रेन पे बहुत बड़ी बना रहा हूं, बहुत शानदार बना रहा हूं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो क्या होता है, जब आप इसको 20% फिक्स कर देंगे तो यहां प्रशासनिक कार्य, रेंटल वर्क और जो है दुनिया भर के बिल और जो भी चीजें होती हैं वो आपके लिए दिक्कत देती है। लिहाजा ये जो हुआ है, इस पर सरकार को निश्चित रूप से विपक्ष और एनजीओस और जो है सिविल सोसाइटी की कंसर्न को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथियों, इसके बाद क्या है, देखिए आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ एक जो है, मुझे भी एक बात पे थोड़ा सा डाउट है कि पहले ऐसे मामलों में अगर मिसयूज होता है तो 5 वर्ष सजा का प्रावधान है। सरकार ने इसको रिड्यूस करके केवल 1 वर्ष कर दिया है। इसको करने के पीछे मंशा क्या है, मिस्टर अमित शाह जी को इस पर जो है जरूर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है उनकी मंशा ये हो कि जब हम संपत्ति हथिया ही ले रहे हैं, हथिया ले रहे हैं, निगेटिव मत दीजिएगा, मतलब जब निगेटिव करने पे ही सजा मिलती थी, जब कर ले रहे हैं तो जो भी हो, इस पर बात होनी चाहिए। तीसरी बात, सरकारी सेवकों पर रोक, निश्चित रूप से ये कदम अच्छा है, सराहनीय है। आप जानते हैं पहले एनजीओज में सरकारी कर्मचारी भले कुछ न लें लेकिन जुड़ सकते थे। इस नियम के आने के बाद सरकार से जुड़े हुए किसी भी संगठन या व्यक्ति या सेवा में आप जो है फंडिंग नहीं कर सकते हैं। यह भी एक काबिल तारीफ नियम है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, यहां 2-3 चीजें समझ लीजिए। इस पूरी घटनाक्रम में सरकार का अपना कहना क्या है, वो पारदर्शिता लाना चाहते हैं। सरकार की अपनी लॉजिक्स है, आप जानते होंगे क्यों लॉजिक्स है, बता दूं मैं आपको। दूसरी बात क्या बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, आप सब जानते हैं ये सबसे जरूरी चीज है। आप आगे देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में या कभी मुद्दा आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। भारत में फेमा, FEMA, और आप जानते होंगे फेरा, FERA, ये रेगुलेशन एक्ट बनाए गए हैं। इनके पीछे सबसे बड़ी लॉजिक मनी लॉन्ड्रिंग थी। और आप बता दूं मैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जब आप बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग
के द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करने में इन विदेशी फंड का कई स्थानों पे मिला हुआ है रिकॉर्ड। जैसे ईडी ने छापा मार करके अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की एक एजेंसी जिसने डेबिट कार्ड के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए, वैसे 93 से 95 करोड़ के आसपास है, 93 से 95 करोड़ रुपए को इस प्रकार से पकड़ा है जो माओवाद जो है उसको बढ़ावा देने में उसका प्रयोग किया गया है। ईडी ने छापा मारा है, केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। इसके साथ साथ बता दूं, किसान आंदोलन देख लीजिए आप लोग, शाहीन बाग आंदोलन देख लीजिए आप लोग, और सबसे जरूरी लेटेस्ट अभी आप देखें सीजेपी आंदोलन। तो निश्चित रूप से इतने बड़े आंदोलन के पीछे फंडिंग कहां से हो रही थी, सरकार के अपने तथ्य हैं। ये मामला आपके देश के, हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है। सही इस्तेमाल सरकार ने, देखा जाए तो अगर आप सरकार का ये जो सिस्टम है, निश्चित रूप से इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखा जाए तो वास्तव में इससे क्या है, सही प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात क्या बताओ, ये जो है आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा जानते हैं। इसमें एक बात आपने गौर किया होगा, सबसे ज्यादा पेट में दर्द वेस्टर्न कंट्रीज माइनॉरिटीज के नाम पे ईसाइयों को हो रहा है। कारण क्या है कि धर्मांतरण में इस बड़े फंड का बहुत बड़ा भाग जाता है। ऐसे कुछ तथ्यात्मक रिपोर्ट्स और सबूत मिले हुए हैं। साथियों, यहां क्या है, देखिए आलोचकों की चिंता क्या है, ऐसा करके जब आप बहुत ज्यादा सही इस्तेमाल करने में पारदर्शिता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक वर्ड सुने होंगे, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही का आप जो है प्रशासनिक रोक बहुत हो जाएगी, तामझाम बढ़ जाएगा, छोटे एनजीओ ठप हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सरकार ने यह भी कहा है कि आप जो छोटे छोटे एनजीओ हैं, आप जो है हर 5 साल बाद जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पिछले 2 रजिस्ट्रेशन या 2 वर्षों में अगर आपका कारोबार 10 लाख रुपए से कम है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्वतः खत्म हो जाएगा। मैं स्वयं एनजीओ रन कर रहा हूं, मेरा खुद का CSR1 बन चुका है, FCRA के लिए अप्लाई करने वाला था लेकिन 10 लाख का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं छोटे एनजीओ को खत्म कर रहे हैं। इस पॉइंट पर भी स्वस्थ चर्चा होनी अनिवार्य है साथियों। चलिए, तीसरा होता है काम में रुकावट। निश्चित रूप से आप जब जो है बहुत ज्यादा नियम कानून लाते हैं तो आप जानते हैं सरकारी फाइल्स में मामले घूमने लगते हैं, और इनका तर्क है कि समाज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी तो कहीं न कहीं थोड़ा रुकावट, बाधा भी आने की संभावना रहती है। चलो साथियों, ये जो है पक्ष है इसका बताओ सरकार का, और विपक्ष का कुछ मुद्दे और उठाए गए हैं जो मैं बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, आपने देखा होगा ISHR है ना, ISHR, इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है कि सर्विस लिमिट्स ऑन एनजीओ, जो इन्होंने ग्रांटिंग वाली बात किया बता ही चुका हूं, 20% की बात बता ही चुका हूं। और जो है बताओ क्या नई दिल्ली में खाता के पक्ष में इनका क्या है कि इससे क्या है, एकोमोडेशन प्रॉब्लम आएगी, लॉजिस्टिक समस्या आएगी। मेरे ख्याल से ये तीनों तर्क बिल्कुल कुतर्क हैं। हाँ, सिविल सोसाइटी का जो कंसर्न है छोटे एनजीओ के बारे में, और उसके बाद जो 20% का मामला है, इस पर जो है सरकार को निश्चित रूप से एक बुद्धिजीवी होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, स्वयं एक एनजीओ चलाने के नाते मुझे भी लगता है कि सरकार को इन दोनों विषयों पर बाकायदे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में खाता खुले, आधार कार्ड लगे, 5 वर्ष की सजा मिले, 1 वर्ष की मिले, इस पर हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता, सरकार का आंतरिक सुरक्षा का मामला और सही इस्तेमाल की जहां बात आती है तो वहां विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग स्वयं बुद्धिमान हैं, देश के नागरिक हैं, इसमें क्या संशोधन हो सकता है, आप मेरी बात तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो इसमें सच्चाई मैंने उसको सामने रखा हुआ है। आप क्या चाहते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, इसके बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो तो जरूर बताएं। साथियों, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, टेक केयर।